शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन है वो आज तक आप नहीं जानते थे। तो दोस्तों, आपको अभी लगता होगा क्या सच में फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करके हम लाखों कमा सकते हैं? क्या ये बात सही है? तो कुछ डेटा के आधार पर आपको मैं ले चलता हूँ सीधे IBF पे। IBF क्या है? इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने लास्ट 5 साल में 10th रैंक हासिल कर लिए एक्सपोर्ट में। जो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इंटरमीडिएट API रेडी मटेरियल इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करने में दुनिया में 10वीं रैंक हासिल कर लिए। 10वें नंबर पर आज इंडिया का नाम है। फार्मा मटेरियल को हम लगभग 200 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें 20% हिस्सा पूरे ग्लोबल में ओनली जेनरिक ड्रग्स का है। दोस्तों, IBF के तहत फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जो ओनली फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात कर रहा हूँ, कोई केमिकल, एग्रो, प्लास्टिक, पेट्रोलियम, इसकी कोई बात नहीं हो रही, ओनली और ओनली फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात हो रही है। तो 2021, 22, 2024 तक और 2030 तक उनका क्या बजट है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन IBF के अंदर दी हुई है। आपको मैं बाद में बताने वाला हूँ। तो अभी देख लेते हैं 2021 में हमारी फार्मा सेक्टर ने कितना बिजनेस किया। $40 जितना बिजनेस किया है और उसमें लगभग $24.4 बिलियन जितना प्रॉफिट कमाया। फार्मा इंडस्ट्री ने 2022 में लगभग $42 बिलियन जितना बिजनेस किया है और लगभग $24.6 बिलियन जितना प्रॉफिट कमाया है। और 2024 तक गवर्नमेंट का और हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कितना टारगेट है? लगभग $60 बिलियन जितना उनको बिजनेस करने का है। प्रॉफिट देख लेंगे। और 2030 तक हमारी फार्मा सेक्टर को, इंडियन फार्मा सेक्टर को कहां तक ले जाने का एम्बिशन रखा है हमारी सरकार ने और हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने? तो लगभग $130 बिलियन जितना बिजनेस करने का टारगेट रखा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो आज ही आपका सपना अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आने का होगा तो जरूर कंप्लीट कर लीजिए। दोस्तों, 2021-2022 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है मिसेस निर्मला सीतारमण, इन्होंने फार्मा सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए लगभग का पैकेज जाहिर किया था, जिसमें फार्मा सेक्टर को बहुत ही प्रावधान दिया गया है। तो इसके बाद मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं, जो IBF में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई क्या वो सही है? आप भी नेट पे सर्च कर सकते हो, IBEF, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। तो आइए जान लेते हैं IBF में क्या दिया हुआ है। दोस्तों, इस हाथ के पीछे का जो कारण है मैं उसको साबित करने के लिए आपको सीधा गूगल पे ले चलता हूं, जिसमें मैंने सर्च करके रखा है ऑलरेडी IBEF। आप भी गूगल पे सर्च करके ये जानकारी सही है झूठी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, इंटरनेट पे सर्च कीजिए IBEF, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। इसमें आपको इंडिया में जितने भी इंडस्ट्रीज है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, बैंकिंग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, सीमेंट, केमिकल इंडस्ट्री, गैस एंड ज्वेलरी, हेल्थ इंश्योरेंस, IT, मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन, मेडिकल डिवाइस, ऑयल एंड गैस, पावर, रेलवे एक्सेट्रा, जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है, जितने भी प्राइवेट प्रोजेक्ट है, उसके बारे में हर एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, जिसमें हम सर्च करने वाले फार्मास्यूटिकल के बारे में। तो फार्मास्यूटिकल के बारे में दोस्तों पहला ही एक बड़ा सा हेडिंग है, उसमें लिखा हुआ है इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इंडिया इज अमंग द टॉप फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज विद इट्स शेयर ऑफ द ग्लोबल मार्केट ऑन द राइज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस 5 ईयर। दोस्तों, यही अपने लिए एक अचीवमेंट की बात है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर इतना बड़ा है कि हमने लास्ट 5 ईयर में टॉप 10 की रैंकिंग हासिल की है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने में। और ये अचीवमेंट छोटी या बड़ी नहीं है, बहुत ही बड़ी है। तो 5 साल में हमने अचीव कर लिया है। उसमें कॉस्ट इफिशिएंसी, तो कॉस्ट इफिशिएंसी में दिया गया दोस्तों कि लो कॉस्ट पे हमने R&D को डेवलप किया है और इसके लीडिंग कंपेटिटिव एक्सपोर्ट बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही बूस्टर प्लान है। इसमें गवर्नमेंट ने हमको बहुत सपोर्ट किया है। तो ये बात हमको साबित करती है दोस्तों कि हमने एक ही साल में इतनी बड़ी अचीवमेंट कर ली है। इसका मार्केट साइज कितना बड़ा है? इकोनॉमिकल ईयर 2021 में इसका मार्केट साइज जो था वो आज की तारीख में 3 गुना बढ़ गया है। इसमें आगे इंफॉर्मेशन दी हुई दोस्तों, मार्केट साइज फार्मास्यूटिकल सेक्टर कितना बड़ा है, इसमें हमने 5 साल में 3 गुना ज्यादा प्रगति कर ली है। और इसमें लगभग $42 बिलियन की बढ़ोतरी कर ली है 2021 के और कंपैरिजन में। और हमें हमारा जो टारगेट है 2024 में इसमें $65 बिलियन का टारगेट अचीव करना है और 2030 तक इसको लगभग $120 से $130 बिलियन के आसपास ले जाना है। और हमारा ये टारगेट मोदी जी ने जो देखा है उसके हिसाब से हम अचीव कर लेंगे। उसके लिए आपने को जो मैं आगे बताने वाला हूँ कि हम लाखों पैसे कमा सकते हैं और इसमें आपने को क्या क्या यूटिलिटी, क्या क्या मैनपावर और पैसे आदमी होने चाहिए, इसके बारे में जानकारी देखने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारा जो एक मैप बनाया हुआ गवर्नमेंट ने, उसमें 2021 में हम कहाँ थे, 2024 में हमको $65 बिलियन की इकोनॉमी बनाना है और 2030 में इसको $130 बिलियन की प्रॉपर्टी बना देना है, जो कि बहुत इजी नहीं है। ये एक भारत का जो सपना है वो पूरा करने में हमारी बहुत जरूरत होने वाली है। तो इसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है दोस्तों। इसमें आगे इंफॉर्मेशन दी हुई दोस्तों कि हमारा इंडिया कितना बड़ा लार्जेस्ट सेक्टर है एक्सपोर्ट में। तो पहले दिया गया था हेडिंग पे कि हम 10वें नंबर पर आते हैं आज की तारीख में और 200 कंट्री में से हमारा जेनरिक मेडिसिन जाता है। 200 कंट्री को हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में दोस्तों इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई कि कौन सी कंपनी ने कितना 2020 से 2022 में कितना बिजनेस किया और अपने फार्मा सेक्टर में, ड्रग रिसर्च में, फाउंडेशन में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें सब आंकड़े दिए हुए हैं। हर कंपनी के जैसे सन फार्मा हो गया, ग्लेनमार्क हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, इप्का हो गया और दूसरी बड़ी-बड़ी कंपनी है। गवर्नमेंट का सपोर्ट कितना है फार्मा सेक्टर के लिए, जिसमें गवर्नमेंट का जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल हेल्थ मिशन, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ स्वास्थ्य सेवा, जैसे जो बड़ी-बड़ी गवर्नमेंट की सेवाएं हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके तहत इंडिया में कितना इन्वेस्ट किया गया है, इंडिया की जो इकोनॉमिकल प्रॉपर्टी है उसमें कितना बेनिफिट दिया हुआ है, कितना उनका टारगेट है, उसकी सब इंफॉर्मेशन दी हुई है।
गवर्नमेंट का रोड मैप क्या है, उसके तहत उसमें क्या क्या उनको हेल्प करनी है, क्या क्या उनको सपोर्ट करना है, उसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फार्मास्यूटिकल का जो भी अपना सेक्टर है वो इंडिया में कौन से राज्य में कौन सा कितना कितना बड़ा बिजनेस करे, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। दोस्तों ये हो गया आईबीएफ की इन्फॉर्मेशन। अभी जान लेते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब क्या बोलते हैं। हमारा भारत का जो भी फार्मा सेक्टर है उसको हेल्प करने के लिए मिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने हमारे आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 24,000 लोगों को सेवा पहुंचाई गई है, जिसमें गवर्नमेंट ने लगभग 24 करोड़ जितना खर्चा कर दिया है। उसके बाद में दोस्तों अभी आप फार्मा सेक्टर में काम नहीं करना चाहते हो, लेकिन फार्मा रिलेटेड और फार्मा कंपनी को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहते हो, तो भी इंडियन गवर्नमेंट ने आपको, मिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने आपको 10 लाख तक का लोन जाहिर किया है, जिसमें कम से कम ब्याज होगा और आपकी कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रहेगी। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो बात सुनने के बाद आपको अपने आप को इंडियन होने पर गर्व महसूस होगा। कोविड-19 में जो पूरी दुनिया कोविड से त्रस्त थी, उस बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज जाहिर करके पूरे देश को एक सौगात दी थी, जिसमें फार्मा सेक्टर और मेडिसिन सेक्टर में 50% जितना रेवेन्यू उन्होंने खर्च किया था। देश कोविड से जूझ रहा था, फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो जज्बा था उनको देखकर हमारे जो साइंटिस्ट है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, उन्होंने कोविड पर वैक्सीन बनाई और पूरी दुनिया तक पहुंचाई। दोस्तों इस बात पर तो मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों अभी एक वीडियो देख लेते हैं, क्या कहते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी सर अपने फार्मा सेक्टर के बारे में। The pandemic has once again shown that India's pharma industry is an asset not just for India but for the entire world. It has played a leading role in reducing the cost of medicines, especially for developing countries. Vaccines made in India are responsible for 2/3 of the vaccine needs of the world's children. Today also, our companies are active in international efforts for development and production of COVID-19 vaccine. I'm certain that India will have an important role in developing and in scaling up production of the vaccine once it is discovered. तो दोस्तों इस बात से तो आपको पता चल गया होगा कि फार्मा सेक्टर इंडिया में कितना मायने रखता है और आप इससे जरूर कुछ ना कुछ कमाएंगे, लाखों करोड़ तो जरूर कमाएंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि इंडिया में कितने फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। लगभग इंडिया में 3,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसमें 15,000 से ज़्यादा यूनिट्स है। इंडिया में 15,000 से ज़्यादा यूनिट, और उन 15,000 यूनिट्स में लगभग 7 लाख एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। 7 लाख एम्प्लॉयज़। और उसके बाद सैलरी की बात करें दोस्तों, तो फार्मा सेक्टर में हाईएस्ट सैलरी 150 करोड़ तक की है। मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलूँगा, आपको मेरी बात पर शक हो तो नेट सर्च कर लीजिए, गूगल सर्च कर लीजिए, आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और कम से कम कितना सैलरी कमाते हैं इंडिया में? 1.5 लाख पर ईयर। लगभग 150 करोड़ का सालाना पैकेज भी कमाने वाले लोग हैं, और लगभग 1.5 लाख पर ईयर का पैकेज कमाने वाले भी इंडिया में है। क्यों लोग 150 करोड़ कमाते हैं और क्यों लोग 1.5 लाख ही कमा पाते हैं? तो इसी बात पे से पर्दा हटाने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो जरूर लंबा है, लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो लोग पीछे रह जाते हैं और कुछ लोग आगे चले जाते हैं, बस इसी बात से पर्दा हटाने का है और आपका फंडा क्लियर करने का है। हमारे सरकार के और हमारे फार्मा लीडर के कौन से एम्बिशन है उसमें देख लेते हैं। लगभग 3,500, अभी तक कितने हैं? 3,000। अभी 3,500 जितना रजिस्टर्ड कंपनी बनाने का टारगेट है, और लगभग 22,000 यूनिट फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। और उसके बाद एम्प्लॉयज कितने होने वाले हैं? आज तक लगभग 7 लाख एम्प्लॉयज है। उसके बाद में 15 लाख एम्प्लॉय जरूरत पड़ने वाली। तो आपका एजुकेशन और आपका हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं जाएगा, आप भी करोड़पति बन सकते हैं। और सैलरी 2022 तक कितना था? 150 करोड़ से 1.5 लाख तक का। और 2030 तक ये सैलरी कहाँ पहुंच जाएगी? मैक्सिमम 200 करोड़ सालाना और 5 लाख सालाना। आप लगभग 5 लाख साल के तो कमा ही सकते हैं मिनिमम, जो आज की तारीख में 1.5 लाख कमा रहे हैं। तो 2030 तक जो ये टारगेट सपना पूरा होने वाला है, तो क्यों ना आप इस पे उतर जाइए। दोस्तों अगर आपको ये पेज का स्क्रीनशॉट लेके रखना है तो रख लीजिए। इसके बाद में ये मिटाने वाला हूँ, और इसके बाद में फार्मा सेक्टर में
क्यों हम लाखों कमा नहीं सकते और क्यों लाखों कमा सकते, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि सच में लाखों कमा सकते हैं। यस, लेकिन 20% लोग ही लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। और दूसरा है नो, आप इंडस्ट्री में जॉब करके, आप फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करके लाखों नहीं कमा सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें 80% लोग आते हैं। तो क्या इसके पीछे का कारण है, आइए जान लेते हैं। लगभग दोस्तों 20% लोग ही वो असल में सैलरी लेते हैं, वो लोग करोड़ों कमाते हैं। और 80% लोग हैं वो अपना मेंटेनेंस अलाउंस लेते हैं, खाते हैं पीते आते जाते, लेकिन सैलरी लेते रहते, मरते नहीं है, खुद का इलाज करते हैं और काम करते हैं। इसमें 80% लोग हैं, इसमें 80% लोग हैं। क्यों ये फर्क है, क्यों इतना भेदभाव है? क्या कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है? क्या है इसके पीछे का कारण, आइए देख लेते हैं। तो ये होगा एजुकेशन। जितना लो एजुकेशन होगा उतनी लो सैलरी मिलेगी, और जितना हायर एजुकेशन होगा उतनी हायर सैलरी मिलेगी। तो हायर सैलरी कितनी, लगभग 15 से 30 हजार पर मंथ की सैलरी मिलेगी। इसमें लगभग 8 से 10 हजार की पर मंथ की सैलरी मिलेगी। अगर आप आईआईटी से कुछ बड़ी सी डिग्री लेके आए हो तो आपको सालाना 6 लाख का पैकेज भी मिल जाएगा स्टार्टिंग में। अगर आपको कोई आईटीआई कोई डिप्लोमा डिग्री किया हुआ है तो आपको लगभग सालाना 1.5 से 2 लाख तक का पैकेज मिल जाएगा। दोस्तों ये जो जानकारी मैं बताने वाला हूँ इससे किसी भी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। ये जानकारी सिर्फ मैं अपने नॉलेज के बेस पर बता रहा हूँ, मेरे रिसर्च के बेस पे बता रहा हूँ। इसमें किसी कंपनी ने नहीं दावा किया है कि इतना आपको सैलरी मिलेगा, इतना ग्रोथ होगा, आप 200 करोड़ भी कमा सकते हो और आप लाखों भी कमा सकते हो। लेकिन ये जानकारी सिर्फ अपने लेवल के बेस पर मैं बता रहा हूँ और कुछ रिसर्च के बेस पर बता रहा हूँ, जिसमें मैंने एक आईबीएफ के तौर पे बता दिया कि इतना सैलरी कमा सकते हैं। और किसी कंपनी का हायर सैलरी कितना होता है मैंने वो सर्च किया है। किसी कंपनी का नाम एक्सप्लोर नहीं करूंगा, सिर्फ ये आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। और ये आप जानकारी सिर्फ अपने नॉलेज तक रखिए, इसमें ज़्यादा इंटरफेयर मत कीजिए। ये खाली हो सकता है या थोड़ा कम ज़्यादा इसमें फिगर हो सकता है, या शायद मैं बता रहा हूँ आप 2 लाख कमा सकते हो सकता है उससे आप 4 लाख भी कमा सकते हो। तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो 2 लाख से ना होकर 4 लाख भी हो सकती है। और मैं जो 150 करोड़ का सालाना पैकेज कमाने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, हो सकता है वो 200 करोड़ भी आज की तारीख में कमाते होंगे। ये खाली इन बिटवीन रेशियो है, इन बिटवीन उसका एक क्राइटेरिया है जो कहीं लिखा हुआ नहीं है। बस ये आपको समझना है, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपने नॉलेज तक इसको रखो, कहीं पर एक्सप्लोज करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों किसी कंपनी का मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मैं जस्ट अपने लेवल पर और कुछ रिसर्च के बेस पर ये इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन का हो गया, जितना हायर एजुकेशन उतनी हायर सैलरी, जितना लोअर एजुकेशन उतनी लोअर सैलरी। तो दोस्तों अभी कोई एक प्रॉब्लम आया होगा, चलो जो बड़े बड़े कंपनी के जो सीईओ होते हैं, क्या वो उनके पास 50 डिग्रियाँ होती हैं? कि तो 50 डिग्री अगर उनको एजुकेशन करना है तो उनका तो 50 साल हो जाएगा। तो फिर क्यों वो 150-200 करोड़ कमाते हैं और क्यों हम लाखों में गिर जाते हैं? तो उसके पीछे का कारण है दोस्तों, उन्होंने जो कंपनी को दिया है टाइम। कंपनी को क्या देना पड़ता है? टाइम। अरे आपको लगेगा साला मैं पूरा दिन रात मेहनत करूंगा, 24 घंटा कंपनी में पड़ा रहूंगा, ये चलता है? जी नहीं। इससे आपको कंपनी में कोई सीईओ नहीं बना देगा, कोई मैनेजर नहीं बना देगा। इसके लिए कंपनी को लगभग टाइम देना होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको कंपनी में पड़ा रहना है। जो लोग कंपनी में टाइम देते हैं, कंपनी में रुकते हैं, कंपनी में एक इमेज बनाते हैं, उनका अच्छा खासा ग्रोथ होता है। जो लोग टाइम नहीं दे पाते, खाली टाइम पास करने के लिए आते हैं, 2 पंच 1 लंच और घर जाते हैं, उनका कोई कल्याण नहीं होता है। जो टाइम नहीं देगा उसकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, वो 80% लोगों में रह जाएगा। और जो टाइम देगा वो उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, वो 20% लोगों में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों डिसिप्लिन। कुछ लोग होते दोस्तों डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते। कंपनी की पॉलिसी होती है, कंपनी का कुछ गाइडलाइंस होता है, कंपनी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, उसमें आप फिट नहीं होते, उसके साथ आप मैच नहीं होते, तो कंपनी में आपका अच्छा ग्रोथ नहीं होगा। कंपनी आपको मिसबिहेव के चक्कर में निकाल भी सकती है। तो अच्छा सा डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो कीजिए, तो आपका सैलरी बढ़ने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों हार्डवर्क बोले तो आप क्या बोलेंगे? अरे मुझे 200 करोड़ कमाना है, मैं कुआं पहाड़ सब कुछ खोद दूंगा लेकिन पैसा कमाऊंगा। दोस्तों ये नहीं है। कंपनी को कुछ रूल्स रेगुलेशन है, जो काम दिया गया है आपके हिसाब से वो काम आपको ईमानदारी से करना है, अच्छी लगन से करना है, इंटरेस्ट लेके करना है। कुछ काम अगर आपको नहीं आता है तो रुक के टाइम दे के आपको सीख के जाना है। सीखेंगे तो जानेंगे तो कंपनी को कुछ दोगे, कंपनी को कुछ दोगे तो कंपनी आपको जरूर कुछ ना कुछ देगी।
तो ये हो गया डिसिप्लिन के बारे में और हार्डवर्क के बारे में। तो हार्डवर्क करोगे, डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो इधर आओगे, अगर वो नहीं करोगे तो लो सैलरी की तरफ रह जाओगे। कुछ लोग दोस्तों ये सब करते हैं लेकिन लर्न नहीं करते, सीखते नहीं और वो अप्लाई में नहीं लाते, खाली हार्डवर्क करते रहते, रुकते, कुछ सीखते नहीं है। जो काम दिया गया है उतने में ही रहते, मुझे एक इतना एरिया दिया है मैं उसके अंदर ही रहूंगा, बाजू वाले को क्या चालू है, बाजू वाला क्या काम कर रहा है, आप बाजू वाले सेक्शन में क्या चल रहा है कुछ मालूम नहीं, पूछने पर भी क्या जवाब देते, मालूम नहीं, मेरा इतना ही एरिया मैं इतना ही करूंगा। जॉब डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है उतना तो आपको करना ही मिनिमम, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुला आप काम के अलावा, आपके काम के अलावा क्या क्या देख रहे हो, क्या क्या करने की आपको इच्छा है, आप में कितना इंटरेस्ट है, आप एक्स्ट्रा करिकुला में कितना सपोर्ट करते हो और कितना सीखने के बाद अप्लाई करने की कोशिश करते हो, इस बात से आपका सैलरी बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। कुछ लोग दोस्तों एक्स्ट्रा करिकुलम में कुछ सपोर्ट नहीं करते हैं, खाली कंप्लेंट करते रहते हैं, खाली कंपेयर करते रहते हैं, अरे वो तो साहब का रेफरेंस है, अरे वो फलाना है। रेफरेंस इंडस्ट्री में कुछ काम का नहीं आता है, ये खाली कहने की बातें हैं। छोटे लेवल पर आप किसी एम्प्लॉय को कंपनी में जॉब लगा सकते हैं, लेकिन पगार कमाने के लिए दोस्तों आपको हार्डवर्क, आप में नॉलेज, आप में टैलेंट, आप में काबिलियत है तो आपको दुनिया का कोई भी मैनेजर, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। हर मैनेजर को लगता है कि मेरे अंडर जो काम कर रहा है वो बंदा टैलेंट हो, क्योंकि उनका प्रेशर कम हो और उनको सपोर्ट मिले। तो इसमें कोई रेफरेंस वाला बंदा होगा और उसको नॉलेज ही नहीं होगा तो कोई भी मैनेजर उनको सपोर्ट नहीं करेगा, वो 2 दिन का मेहमान बन के रह जाएगा, उसके बाद में उसकी हालत 80% लोगों में ही आने जाने वाली है। तो दोस्तों आपके दिमाग में जो कीड़ा भरा है, रेफरेंस है, वो उनका आदमी है, वो फलाना है, ये कुछ काम का नहीं है। उसके बाद है दोस्तों सूचन, सजेशन। दोस्तों कंपनी जो भी बनाई गई है, मैन, मटेरियल, मेथड, मशीन, जो भी सिस्टम अवेलेबल है, सराउंडिंग की जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंपनी में एंसेलरी सिस्टम है, वो सब सही है, वो सब बराबर है, वो सब काम करने के बाद ओके है। उसमें कुछ ना कुछ तो गैप होगा, कुछ फॉल्ट होगा, कुछ डाउट होगा, कुछ जगह पर कंपनी ने करोड़ों खर्च कर दिए जहां पर 1 रुपए से भी काम हो सकता था। तो ऐसे फॉल्ट ढूंढने हैं, ऐसे गैप ढूंढने हैं जिससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी और प्यूरिटी, कंपनी को कम खर्चा करना पड़े, ऐसे पॉइंट ढूंढ के निकालो, दिमाग लगाओ और सूचन दो और अपना पैकेज बढ़ाओ। इस पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक साबुन की फैक्ट्री थी जिसमें मार्केट कंप्लेंट थी कि साबुन के खोखे में साबुन ही नहीं जाता था, खाली खोखा जाता था। तो एक बंदे ने सजेशन दिया कि क्यों ना हम स्कैनर लगा दें, स्कैनर की कीमत करोड़ों में है। और उसके बाद एक बंदे ने सजेशन दिया कि क्यों ना हम जो चेन पे साबुन पैकिंग करने के लिए आते हैं उसके बीच में फैन लगा दे हाई स्पीड वाला, तो जिसमें साबुन होगा वो खोखा आगे चला जाएगा और जिसमें साबुन नहीं होगा वो खोखा उड़ जाएगा। तो इस बात से क्या सीखने को मिला, पैसा भी कम लगा और काम भी हो गया। तो ऐसे गैप ढूंढ के निकालो, कंपनी का खर्चा कम कराओ। जैसे आप कंपनी का खर्चा कम करोगे कंपनी प्रॉफिट में आएगी, और जैसे कंपनी प्रॉफिट में आएगी तो आप पे जरूर खर्चा करेंगे। और जिस बंदे का अच्छा सूचन होगा, अच्छा सजेशन होगा, मैनेजर उस आदमी को और कंपनी उस आदमी को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। तो ये होगा सूचन के बारे में। सूचन दोगे, सजेशन दोगे, कंपनी का प्रॉफिट होगा, आपका प्रॉफिट होगा। उसके बाद में दोस्तों ये सब करने के बाद आपको क्या आता है, नॉलेज। जिसके पास नॉलेज होगा वो कहीं भी काम कर सकता है, जिसके पास नॉलेज नहीं वो कहीं पर भी काम नहीं कर सकता है। उसको 200 करोड़ देके क्या फायदा, फिर कंपनी का नुकसान नहीं करेगी। तो नॉलेज रखना जरूरी है। नॉलेज होगा तो पगार बढ़ेगा, नॉलेज नहीं होगा तो ये 80% में जो आते हैं 80% में, उनके साथ आपको मेंटेनेंस अलाउंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, मेंटेनेंस अलाउंस लेना पड़ेगा। क्या आप मेंटेनेंस अलाउंस लेना चाहते हैं, क्या सैलरी लेना चाहते हैं? सैलरी लेना है तो ये बात को इस डायरेक्शन में लेके जाओ, पॉजिटिव डायरेक्शन में, रेफरेंस के चक्कर में मत पड़ो। इसके बाद दोस्तों आप में अगर ये सब क्वालिटी है तो आपको पगार तो बढ़ना ही है। तो कैसे बढ़ेगा, आपका अच्छा सा इंक्रीमेंट होगा, आपका इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद में आपका प्रमोशन भी होगा, पोस्ट बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा और आपका इज्जत भी बढ़ेगा। उसके बाद में अगर आपको और पैसा कम पड़ रहा है तो कंपनी आपको इंसेंटिव भी देगी, एडॉक देगी, आपको प्रमोट करेगी, आपको आगे ले जाएगी, आपका उद्धार कर देगी। क्यों, कब करेगी, ये सब क्वालिटी उसमें है तो कंपनी करेगी ही। तो ये हो गया दोस्तों, आपके तरक्की का एक रास्ता खुल गया। यहाँ से आपकी सैलरी बढ़ना चालू हो जाएगा। कब बढ़ेगी, आपने टाइम दिया, इतना जो टाइम था आपने वो टाइम दिया तभी आपका हुआ।
टाइम दिया तब आपका प्रमोशन हुआ, इंक्रीमेंट अच्छा आया और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। उसके बाद है दोस्तों इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास पैसा आ गया तो कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो पैसा कमाया और उड़ा दिया, दारू पी ली, घर पे बैठा रहा, पैसे उड़ा दिया, मतलब नहीं रहेगा। तो दोस्तों आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। इन्वेस्ट करके आप सेविंग करोगे तभी आप लखपति बन पाओगे, वरना जीरो के जीरो ही रह जाओगे। उसके बाद है दोस्तों कुछ कंपनी एम्प्लॉय को इतना सारा देती है, इतनी सारी फैसिलिटी देती है, तो आपको आगे बढ़ने के लिए चांस नहीं मिलता है। जैसे कोई आपका सीनियर बंदा हो गया, वो जॉब ही नहीं छोड़ रहा है तो क्या करेगा, आपको प्रमोशन होने में तकलीफ पड़ेगी और आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने जो टाइम दिया है, आपको चांस नहीं मिलेगा। तो ऐसे टाइम में आप कंपनी को दोष मत दीजिए, क्योंकि कंपनी की इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि कोई बंदा जॉब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और जैसे कोई वैकेंसी नहीं बन रही है और आपको चांस इसीलिए नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सरेंडर हो जाना है, आपको कंपनी छोड़ देना है, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेना है। दूसरी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, नॉलेज होगा तो आप इंटरव्यू में पास हो सकते हैं। अगर नॉलेज नहीं है तो क्या होगा, वहीं के वहीं रह जाओगे और आपको डिमोटिवेट का शिकार होना पड़ेगा, आपको तकलीफें झेलनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये सब कुछ करने के बाद आपको जॉब चेंज करना जरूरी है और जॉब चेंज करके आपका करियर नया स्टार्ट करना है। वहाँ से आपको कंपनी में ग्रोथ होना चालू हो जाएगा, आपका प्रमोशन होगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको लाखों की सैलरी इंक्रीज हो जाएगी और आप भी लाखों कमा पाएंगे। आप भी घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस और आपका स्टेटस है वो बढ़ा सकते हैं, हैप्पी लाइफ जी सकते हो, करियर की हैप्पी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अभी एक बात बताने वाला हूं मैं कि ये लोग 80% वाले लोग हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको नॉलेज बढ़ाने के लिए, उनको समझाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों मेरा चैनल आज से सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे ही लोगों को नॉलेज बढ़ाने के लिए और ऐसे ही लोगों को मैं मोटिवेट करने के लिए नए नए वीडियो डालता रहता हूँ। ऐसे लोगों को मैं मोटिवेट करता हूँ और ऐसे लोगों का नॉलेज बढ़ाता हूँ। उनको इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम आया तो मैं उनका सोल्यूशन देता हूँ और इनका सैलरी बढ़ा के उनको जो 20% वाले लोग हैं उनके साथ लाने का मेरा कोशिश है। तो ये कोशिश में आप लोग मेरा सहयोग कीजिए। इस वीडियो को लगभग आपके हर फ्रेंड को शेयर कीजिए जो एजुकेशन कर रहा है, जो जॉब कर रहा है, जो अच्छी पोस्ट पाना चाहता है। उनको ये चैनल का लिंक शेयर करो, ये वीडियो शेयर करो, आपकी सोसाइटी में ये वीडियो शेयर करो और उनको बता दो कि फार्मा सेक्टर में कितना पैसा है। आपका एजुकेशन कोई वेस्ट नहीं जाएगा। जो घर पे बैठे लोग हैं, जो खाली बोलते हैं कि हमको जॉब नहीं मिल रहा है, वो खाली टाइम पास करने के सोचे। अगर आप में काबिलियत है तो आपको फार्मा सेक्टर में, फार्मा इंडस्ट्री में ओनली फार्मा की बात कर रहा हूँ और दूसरे रिलेटिव्स जो अदर कंपनी है उसमें तो आपको जॉब मिलने ही वाला है, लेकिन आपको फार्मा में करियर स्टार्ट करना है तो दुनिया भर की वैकेंसी है। लगभग मैंने पीछे आपको बता दिया कि 15,000 यूनिट्स अपने लगभग 2030 तक बनाने का टारगेट रखा है हमारे मोदी सरकार ने और हमारे फार्मा सेक्टर इंडस्ट्री के लोगों ने। तो आपको जॉब मिलने ही वाली है। तो आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ चैनल का लिंक शेयर कीजिए और मेरे आने वाली वीडियो जब तक नहीं आती है तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, काम करते रहिए। जय हिंद।